हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम्स जुडिशियल क्लासेस आगरा में आपका स्वागत है। आज हम आईपीसी का एक और लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के कुछ सेक्शंस के बारे में। पहले लेक्चर्स में हमने कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो चैप्टर्स और वो सेक्शंस कुछ याद हो गए हो। अब हम आज के कुछ आगे के सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत सेक्शन फर्स्ट जो आईपीसी का है कोई विशिष्ट बात नहीं बताता। वो नॉर्मली कोई भी एक्ट होता है तो वही उसका नाम और विस्तार के बारे में बताता है। तो आईपीसी का सेक्शन फर्स्ट आपका है कि इसका नाम क्या है इस संहिता का, और दूसरा इसका विस्तार, इस जो कोड है इसके प्रवर्तन का विस्तार कहां कहां तक है। तो आपका सेक्शन फर्स्ट है टाइटल एंड एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। तो इनके हेडिंग भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये हेडिंग भी पूछ लेते हैं। ओके, सेक्शन फर्स्ट के बाद हम बात करते हैं इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन है वो दो प्रकार का होता है, हो सकता है एक इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और एक है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो मैंने आपको एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को दो भागों में बांटा है। सेक्शन 2 के अंतर्गत है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और सेक्शन 3 और 4 आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताते हैं। यानी कि इंट्रा यानी कि भारत के अंदर इस आईपीसी का कैसे लागू हो रही है, और 3 और 4 ये बता रहे हैं कि 3 और 4 के अंतर्गत बाहर भी ये किस प्रकार से अप्लाई कर रही है। तो पहले सेक्शन 2 को समझते हैं। जैसे सिंपल भाषा में हम समझें, बहुत सिंपल भाषा में, इंट्रा टेरिटोरियल यानी कि सेक्शन 2 यानी कि जब कोई व्यक्ति भारत के अंदर कोई अपराध कारित करता है, कोई एक्ट करता है, और यदि वो एक्ट और ओमिशन यदि वह विधि के विरुद्ध है तो वो लायबल होगा। सिंपल। तो सेक्शन 2 बस इतना ही है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1, सेक्शन 2 के अंतर्गत कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। सेक्शन 2 के अंतर्गत कोई ना कोई एक्ट और ओमिशन किया गया हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। दूसरा एलिमेंट, कोई एक्ट और ओमिशन जो हो वो इंडिया में किया गया हो, सेक्शन 2 के लागू होने के लिए कि वो एक्ट और ओमिशन इंडिया में किया गया हो। और नंबर 3 एलिमेंट जो हम बना सकते हैं कि वो एक्ट और ओमिशन इस इंडियन पीनल कोड के संहिता के विरुद्ध में भी तो होना चाहिए। तो ये 3 चीज मैंने आपको बताई। नंबर 1, कोई ना कोई एक्ट और ओमिशन किया गया हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, और पर्सन यानी कि व्यक्ति शब्द को आईपीसी की धारा 11 में बताया गया है। आईपीसी में की धारा 11 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। यानी कि आईपीसी की धारा 11 के अंतर्गत याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक क्या है, CAB कैट। आपको कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और दूसरा ऐसे भी याद कर सकते हैं ABC, जो आपको सुटेबल हो। तो सेक्शन 11 जो आईपीसी की है, इसके अंतर्गत आपको बताया है कि कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। वर्ड पर्सन इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। तो सेक्शन 11 के अंतर्गत वास्तव में तो ये आते हैं, पर कुछ ऑफेंस ऐसे भी होते हैं जो प्राकृतिक व्यक्ति ही कर सकते हैं, कृत्रिम व्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे रेप, जैसे मर्डर, तो ये कृत्रिम व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने सेक्शन 11 के अंतर्गत बताया कि जो सेक्शन 2 के अंतर्गत जो कार्य किया गया किसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, व्यक्ति को सेक्शन 11 में बताया गया है। परंतु सेक्शन 2 के अंतर्गत जो हम दायित्वाधीन ठहरा रहे हैं, उसमें कुछ व्यक्तियों को छूट भी दे रखी है, वैसे गवर नहीं होंगे, उनके इम्यूनिटी प्राप्त है। इस इम्यूनिटी का आधार हो सकता है संवैधानिक विधि हो सकता है अन्य नेशनल या इंटरनेशनल विधि हो, तो उसके अंतर्गत उन्हें कुछ छूट प्राप्त है। जैसे कौन कौन से किन लोगों को छूट प्राप्त है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, यूएनओ या फिर उसकी संस्था के कुछ कर्मचारी या अधिकारी हो सकते हैं, फॉरेन सॉवरेन हो सकता है, एलाइन एनिमी हो सकता है, फॉरेन आर्मी हो सकती है, वारशिप हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको इनको छूट प्राप्त की गई है, वे इसके अधीन दायित्वाधीन नहीं होंगे। ओके, तो सेक्शन 2 में क्या हुआ, सेक्शन 2 के अंतर्गत हमने जो समझा
कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई एक्ट और ओमिशन किया गया हो, व्यक्ति 11 में है, इन लोगों को छूट प्राप्त है, और जो एक्ट किया गया वो इंडिया में किया गया हो और वो एक्ट या ओमिशन वह संहिता के विरुद्ध भी होना चाहिए। ओके, कभी कभार एक दो बार पीजी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो सेक्शन 2 है वह किस मैगजीन पर काम करता है। तो सेक्शन 2 नलम टेम्पस ऑक्यूरेट रेगी, नलम टेम्पस ऑक्यूरेट रेगी इस मैगजीन पर कार्य करता है। यदि आप मेंस देने जा रहे हो तो इस थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी कि यहाँ पर जो लिमिटेशन है, इस सूक्ति का मतलब है कि जो लिमिटेशन है वह किसी संप्रभु की शक्ति को रोकती नहीं है, वह प्रतिबंधित नहीं कर सकती है उसके प्रोसिक्यूशन के राइट को। तो नलम टेम्पस ऑक्यूरेट रेगी, और दूसरा एक केस है इसमें मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इस मामले में व्यक्ति ने किसी जो कि पाकिस्तान में था, इंडिया के किसी व्यक्ति को उसे इंस्टिगेट किया कि वो पैसे मुझे ट्रांसफर कर दे लेटर के द्वारा, उसे लेटर से कहा, फोन से कहा, कई अन्य सोर्सेज से उसे बोला कि मुझे आप पैसे दीजिए जिससे कि मैं आपको चावल भेज सकूं, परंतु बाद में उसने चावल भेजे नहीं। फिर जब व्यक्ति को उस पर प्रोसिक्यूट किया गया तो उसने कहा कि चूंकि मैं इंडिया में उस समय था ही नहीं, इसलिए मैं इसके अंतर्गत दायित्वादी नहीं होगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि आप उपस्थित नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परंतु आपने क्राइम जो किया है वो यहाँ पर हुआ है। इवन देन आपकी यद्यपि भौतिक रूप से आप यहाँ पर उपस्थित नहीं है, परंतु आपके द्वारा क्राइम किया गया, इसलिए उसे दायित्वाधीन ठहराया गया। तो ये केस भी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, तो मैंने सेक्शन 2 बताया, अब सेक्शन 3 के बारे में हम बात करें। सेक्शन 3 और 4 जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहा है। जो सेक्शन 3 है वह, मैं कुछ कंडीशन के बारे में बात करूं तो सेक्शन 3 के अंतर्गत पहली चीज कि ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एनी पर्सन बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई ना कोई अपराध तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम बात ही अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बता दिया सेक्शन 3 और 4 बियॉन्ड द इंडिया, भारत के बाहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई ऑफेंस किया गया हो, नंबर 2 बियॉन्ड इंडिया किया गया हो, तो ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन मींस मे बी सिटीजन और मे बी नॉन सिटीजन। ठीक इसी प्रकार से यहां भी जो पर्सन लिखा था, या किसी कास्ट का हो सकता है, देश का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, पोस्ट का हो सकता है। देयर इज नो सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन, अ पर्सन मे बी ऑफ एनी नेशन। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर है सेक्शन 3 में भी ऑफेंस किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, परंतु भारत के बाहर किया गया हो, नंबर 1 कंडीशन। और नंबर 2 पर्सन शुड बी लायबल अंडर इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस। सेकंड एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सेकंड एलिमेंट में ये कहा गया है कि वो तो ठीक है भाई, भारत के बाहर अपराध किया है, परंतु उसको हम तभी तो दायित्वाधीन ठहरा सकते हैं जब वह भारत की किसी विधि के अधीन उसको विचारण के लिए वो पात्र है। क्या वो लायबल है किसी इंडियन लॉ के अंतर्गत ट्राई करने के लिए? यदि है और उसने भारत के बाहर अपराध किया है तो ही तो वह लायबल हो सकता है। अब ऐसे थोड़ी ना होगा, कोई अमेरिकन व्यक्ति है और अमेरिकन व्यक्ति के विरुद्ध ही अमेरिका में ही कोई ऑफेंस कर रहा है, तो हम कैसे उसे कर सकते हैं? तो कोई वो चीज नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इंडियन लॉ के इस प्रकार के व्यक्ति को कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके, ट्राई कर सके। तो सेकंड एलिमेंट ध्यान से समझना, अधिकतर लोग इसको नहीं समझते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है, पर्सन शुड बी लायबल, जो व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कर रहा है वह दायित्वाधीन होना चाहिए। किसके लिए दायित्वाधीन होना चाहिए? अंडर इंडियन लॉ, किसी भी भारतीय विधि के अंतर्गत, टू बी ट्राइड, जिससे टू बी ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस, कि जो उसने भारत से बाहर अपराध किया है उसका विचारण करने के लिए वह पात्र हो, लायबल किया जा सके, ट्राई किया जा सके। तो दूसरा एलिमेंट हो गया। यदि दोनों कंडीशन पूरी हैं, यानी कि भारत से बाहर किसी ने अपराध किया हो और भारतीय विधि के अंतर्गत उसका ट्राई किया जा सकता है, तो फिर क्या इमेजिन करेंगे, फिर क्या डील करेंगे? तो फिर मैंने लिखा है कि बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यदि ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, then that person shall be deal, तो वो व्यक्ति जो भारत के बाहर अपराध कर रहा है ऐसे डील किया जाएगा, या फिर आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे डील किया जाएगा कि सपोज वो ऑफेंस भारत के बाहर ना करके भारत में ही ऑफेंस किया है। मैं रीड कर दे रहा हूं, if both conditions are satisfied then the person should be dealt as per the provisions of IPC. Okay,
इन सेम मैनर, किस प्रकार से आप इस संहिता के अंतर्गत डील करोगे उस व्यक्ति को, तो इन द सेम मैनर एज इफ इट हैड बीन कमिटेड इन इंडिया, जैसे कि वो ऑफेंस भारत में ही किया है। ओके, तो इस तरीके से सेक्शन 3 को हम बोल सकते हैं। मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना का सिद्धांत मान लीजिए, वैसे कहीं पूछा नहीं गया, तो एक कल्पना का सिद्धांत, जैसे कि यहाँ पर इंडिया में ही उसने ऑफेंस किया है, तो ये मैंने सेक्शन 3 आपको बताया। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे सपोज करिए एक अमेरिका में अमेरिकन व्यक्ति, किसी यहाँ से इंडिया से कोई व्यक्ति गया और वहां पर जाके वो कोई काम कर रहा है, और इंडियन जो कपल है वहां पर रह रहा है अपनी वाइफ के साथ, और उसकी इंडियन वाइफ के साथ यदि अमेरिकन कोई व्यक्ति या फिर ब्रिटेन का कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, जैसे हो सकता है एडल्ट्री, हो सकता है आपका अननेचुरल ऑफेंस, है ना। तो जहां पर जो विदेशी नागरिक है जो क्राइम कर रहा है, यद्यपि वहां पर वो क्राइम हो सकता है दायित्वाधीन ना हो सकता है वो लायबल ना हो, परंतु इंडिया में तो वो उस विधि के अधीन आ सकता है। तो इसी तरीके से अब यदि उस व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है और यदि उसकी प्रेजेंस है इंडिया में सुनिश्चित की जा सकती है, तो वो दायित्वाधीन ठहराया जा सकता है। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत मेन रूप से 2 मामलों में अप्लाई होता है। नंबर 1 एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 प्रत्यर्पण जो हमारा नियम है उसके अंतर्गत, उस विधि के अंतर्गत, या फिर दूसरा सीआरपीसी की धारा 187 और 188 के मामले। ओके, ये मैंने आपको कुछ सेक्शन 3 बताया। सेक्शन 4 के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 4 बहुत इजी है। सेक्शन 4 ये बोल रहा है, ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है, भारत के बाहर के संदर्भ में बात कर रहा है। तो सेक्शन 4 के अनुसार पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1 ये एक्टिव क्लॉजेस में डिवाइडेड है। तो सेक्शन 4 पहला पॉइंट है कि बाय इंडियन सिटीजन बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई ऑफेंस किया जाना चाहिए किसके द्वारा? इंडियन नागरिक द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु भारत के बाहर। बाय इंडियन सिटीजन बियॉन्ड इंडिया, क्या भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया जाता है ऑफेंस? हाँ, तो सेक्शन 4 के अंतर्गत दायित्वाधीन ठहराया जा सकता है। और दूसरा, बाय एनी पर्सन, यदि कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है, परंतु कहां पर? भारतीय रजिस्टर्ड शिप पर या एयरक्राफ्ट पर। भारतीय रजिस्टर्ड कोई शिप है, चाहे एयरक्राफ्ट है, वो कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, क्योंकि इंडियन वो आपको शिप है, एयरक्राफ्ट है, वहां पर ऑफेंस कर रहा है, ही मे बी सिटीजन और नॉन सिटीजन, तो भी वह इसके अधीन लायबल इसके अंतर्गत हो सकता है। इसका थर्ड एलिमेंट के बारे में बात करें, एक मिनट। सेकंड एलिमेंट, चूंकि शिप कहीं भी हो सकता है, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो एक तरीके से फ्लोटिंग तरीके से बहता जा रहा है ना वो शिप, वो जहाज, तो इसलिए फ्लोटिंग आइलैंड की थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। फ्लोटिंग आइलैंड पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 4 का 4th पॉइंट फ्लोटिंग आइलैंड का प्रिंसिपल हो गया। थर्ड के बारे में हम बात करें, बाय एनी पर्सन, थर्ड में भी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है परंतु भारत से बाहर किया गया है, टारगेट किसको किया जा रहा है? टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया, जो भारत में कोई कंप्यूटर रिसोर्स है उसको टारगेट करके कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर से कोई अपराध कर रहा है, तो वो भी इसके अंतर्गत दायित्वाधीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 बताया। सेक्शन 2 के अंतर्गत इंट्रा टेरिटोरियल, सेक्शन 3 के इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, यानी कि भारत के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो वो दायित्वाधीन ठहराया जा सकता है यदि उसने कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन किया है जो संहिता के विरुद्ध है। ऐसे ही सेक्शन 3 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने इंडिया के बाहर कोई अपराध किया है और वो किसी विधि के अधीन विचारण के लिए पात्र है तो भी लायबल हो सकता है। और 4 के अंतर्गत 3 क्लॉजेस हैं, भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर, या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा शिप पर या एयरक्राफ्ट पर, और दूसरा किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर इंडियन कंप्यूटर को टारगेट करते हुए किया जा रहा है तो भी वह दायित्वाधीन हो सकता है। तो ये मैंने आपको इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के संबंध में कुछ प्रोविजंस बताए। उसके बाद जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेक्शंस बताएंगे। थैंक यू।